3 course. This is basically a paid course which will provide you insight into each and every topics of retail banking. So presently we are covering two topics, two subjects, that is RBWM and IE and IFS, and soon we will begin for other two topics also. So friends, in this paid program, what you will get? You will get videos as well as PDF. Okay, so we will have unit wise theory PDF. So you will get unit wise theory video, unit wise theory PDF, unit wise MCQ video, unit wise MCQ PDF. So you will get videos and PDF are covered in this plan, and then we will have some quizzes which is conducted on Telegram channel. So if you want to avail this plan, what you need to do, let me tell you the cost of the plan. The cost of the plan is rupees 500 for theory plus PDF and rupees 200 for only PDF. And if you bought both these subjects together, they 10% off. So if you want to purchase the plan, kindly WhatsApp me on this number. Number is shown on the screen, and also I am sharing the number in the description section. Now let's begin. वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, जो कुछ ट्रिक्स भी आपको बताऊंगा जिससे आप लोग चीज़ें को आसानी से याद रख सकेंगे। ये ट्रिक्स मैंने अपने प्रिपरेशन के दौरान बनाया था, जो कि आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। तो दोस्तों अंतिम तक बने रहें। लेसन पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें। चलिए सबसे पहले हम लोग टॉपिक्स को देखते हैं, क्या क्या टॉपिक्स हमारे IABF ने हमें इस चैप्टर में पढ़ने को बोला है। सबसे पहले हमें टाइप्स देखना है, उसके बाद हम लोग डिफरेंट डिपॉजिट प्रोडक्ट और डिफरेंट सर्विस प्रोडक्ट को देखेंगे। उसके बाद दोस्तों हम लोग कस्टमर और इन्वेस्टर को जो सर्विसेज है उसके बारे में पढ़ेंगे। आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले टॉपिक से। पहला टॉपिक है हमारा रिक्वायरमेंट टू बी कॉल्ड एज अ बैंक। तो बैंक का जो प्रिंसिपल फंक्शन है वो है क्या, कि जो लोग हैं, जो पब्लिक है, उनसे डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना। किस पर्पज से? दो पर्पज है, एक है इन्वेस्टमेंट और दूसरा है लैंडिंग। अब देखिए इस प्रिंसिपल के अलावा, इस फंक्शन के अलावा बैंक को सेक्शन 6 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंतर्गत कुछ और ट्रांजैक्शन करने के लिए भी कहा गया है। और वो कौन कौन सा फंक्शन है? वो है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, कलेक्शन ऑफ चेक, रेमिटेंस, सेफ कस्टडी ऑफ आर्टिकल, हायरिंग सेफ डिपॉजिट लॉकर, कंडक्टिंग फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन, कंडक्टिंग गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन, इशूइंग लेटर ऑफ क्रेडिट एंड गारंटीज। तो ये सब कुछ और फंक्शन हैं जो कि सेक्शन 6 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंतर्गत कवर है। दोस्तों आइए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ बैंक्स आर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, लैंडिंग एंड इन्वेस्टिंग, नॉन फंड बिजनेस एंड रेमिटेंस सर्विसेज, ऑल ऑफ द अबव, ओनली ए एंड बी। तो दोस्तों बैंक का जो प्रिंसिपल फंक्शन है वो है ऑल ऑफ द अबव, यानी डिपॉजिट भी एक्सेप्ट होगा, लैंडिंग इन्वेस्टिंग भी होगा, नॉन फंड बिजनेस और रेमिटेंस सर्विस भी होगा, जैसा कि हम ऊपर देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग बैंक कस्टमर रिलेशनशिप को समझते हैं। सबसे पहला है डेटर क्रेडिटर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सबसे पहला वर्ड जो रहेगा वो बैंक के लिए रहेगा। अभी से जो भी मैं एग्जांपल बताऊंगा सबसे पहला वर्ड बैंक के लिए है। एग्जांपल के तौर पर आप देख सकते हैं डेटर क्रेडिटर। तो डेटर है बैंक के लिए, क्रेडिटर है कस्टमर के लिए। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूं कि ये केस कब एराइज होता है। तो देखिए दोस्तों, मान लीजिए आप बैंक है और आप बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं, तो उस केस में आप क्या है दोस्तों? उस केस में आप क्रेडिटर हैं और बैंक क्या है? बैंक डेटर है। क्यों? क्योंकि देखिए क्रेडिटर होता है जो उधार देता है और डेटर होता है जो उधार लेता है। तो इस केस में दोस्तों आप पैसा जमा कर रहे हैं ना, इसलिए आप क्या होंगे दोस्तों? आप होंगे क्रेडिटर और बैंक क्या होगा? बैंक होगा डेटर। चीजें क्लियर है? आइए दूसरा केस देखते हैं हम लोग, क्रेडिटर डेटर। तो चूंकि मैंने क्या बताया, जो पहला वर्ड है वो बैंक के लिए है, तो इस केस में बैंक क्रेडिटर होगा और आप डेटर होंगे। आप सोचिए कोई ऐसा केस, मैं बताता हूं। आप मान लीजिए बैंक गए और बैंक से आप पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, पैसा निकाल रहे हैं, आप बताइए। अब उस केस में बैंक क्रेडिटर है और आप डेटर हैं। चीजें क्लियर हो रही होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो रिलेशनशिप है वो है बैंक एज ए ट्रस्टी। अब देखिए ट्रस्टी का मीनिंग समझते हैं। मान लीजिए आप अपने आप को कस्टमर की तरह समझिए, ठीक है? आप अपने आप को कस्टमर की तरह समझिए तो ये चैप्टर बहुत ही आसान है। आप मान लीजिए आपके पास कुछ वैल्यूएबल्स हैं, कुछ गोल्ड्स हैं, कुछ ज्वेलरीज हैं, उसे आप क्या कर रहे हैं कि या कुछ सिक्योरिटीज हैं, उसे आप बैंक के पास रख रहे हैं। दोस्तों क्यों ऐसा रख रहे हैं? ताकि सेफ कीपिंग के लिए। या मान लीजिए आप कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी डिपॉजिट कर रहे हैं किसी पर्पज के लिए। तो देखिए दोस्तों, इस केस में बैंकर जो होगा वो बेली की तरह काम करेगा और वो ट्रस्टी भी होता है। तो एक केस आपको समझ में आ गया कि जब आप किसी वैल्यूएबल इंस्ट्रूमेंट को बैंक के साथ रख रहे हैं दोस्तों, तो सेफ कीपिंग पर्पज से, तो उस केस में बैंक किस तरह काम करता है? ट्रस्टी की तरह काम करता है। चलिए ये भी क्लियर हो गया। अब जरा हम लोग नेक्स्ट रिलेशनशिप की बात करते हैं, वो है बेली बेलर रिलेशनशिप। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि मैं पहले ही बता रहा हूं, पहला अक्षर बैंक के लिए, पहला अक्षर यानी पहला वर्ड जो है वो बैंक के लिए और दूसरा वर्ड है हमारे कस्टमर के लिए। तो इस केस में बैंक बेली की तरह काम करेगा और कस्टमर बेलर की तरह काम करेगा। चलिए तो दोस्तों
एग्जाम्पल के तौर पर जब भी कस्टमर जो है कुछ वैल्यूबल्स को डिपॉजिट करता है, जैसे कि बॉन्ड्स हुआ, वैल्यूबल्स हुआ, कुछ बॉन्ड्स हुआ, सिक्योरिटीज हुआ या अदर डॉक्यूमेंट विद द बैंक, ठीक है। देखिए क्या क्या आता है, समझिए बात को, वैल्यूबल, बॉन्ड, सिक्योरिटी या अदर डॉक्यूमेंट, ठीक है। क्यों 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 डिपॉजिट करता है? फॉर सेफ कस्टडी। तो बैंक जो है ट्रस्टी तो होता ही, अभी हम लोगों ने देखा था, ट्रस्टी के अलावा वो बेली की तरह भी काम करता है। और कस्टमर क्या कहता है दोस्तों, कस्टमर किस तरह का रहता है? बेलर। तो एक मैं ट्रिक बताता हूं आप लोगों को, जिससे आप लोग इन चीजों को आर और ई वाला कंसेप्ट है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ये चीज मैं आप लोगों को आगे बताता हूं। इसके बाद एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप। देखिए एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप में बैंक किस तरह काम करेगा? एजेंट की तरह काम करेगा, और कस्टमर क्या होगा? प्रिंसिपल होगा। अब देखिए इसका मैं एग्जाम्पल बताता हूं। आप लोग रेमिटेंस के बारे में जानते होंगे, कलेक्शन ऑफ चेक के बारे में जानते होंगे, बिल के बारे में जानते होंगे दोस्तों। तो यदि बैंक ये सब एक्टिविटीज कर रही है, किसके बिहाफ में? कस्टमर के बिहाफ में। तो देखिए होता क्या है, इट फर्दर अंडरटेक्स टू पे रेगुलरली इलेक्ट्रिक बिल, टेलीफोनिक बिल, इंश्योरेंस प्रीमियम, क्लब फी। इन ऑल सच केसेस बैंक लाइक एन एजेंट। तो इन सभी केस में, ठीक है, बैंक किस तरह काम कर रहा है? एजेंट की तरह काम कर रहा है। और दोस्तों यदि कोई एजेंट है तो उसका कोई प्रिंसिपल तो होगा। यहाँ प्रिंसिपल कौन है? तो प्रिंसिपल है हमारा कस्टमर, ठीक है। तो दोस्तों इस केस में आप देख सकते हैं, चाहे हमारा कलेक्शन ऑफ चेक हो, बिल्स हो, ठीक है, रेमिटेंस हो, इन सभी केस में बैंक एजेंट की तरह काम कर रहा है और प्रिंसिपल कौन है? तो कस्टमर है। चलिए बने रहिएगा हमारे साथ, मैं आप लोगों को ट्रिक भी बताने वाला हूं, जिससे आपका रटने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, तुरंत से तुरंत आप आंसर जवाब दीजिएगा। तो बहुत ही मजेदार होने वाला है ये पार्टिकुलर सेशन। चलिए शुरुआत करते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट रिलेशनशिप है वो है लेसर और लेसी का। तो बैंक लेसर की तरह काम कर रहा है और कस्टमर लेसी की तरह काम कर रहा है। देखिए इस केस में क्या हो रहा है दोस्तों, बैंक जो है डिपॉजिट, सेफ डिपॉजिट लॉकर प्रोवाइड कर रहा है किसे? कस्टमर को, जो कि उसे लीज बेसिस पे हायर कर रहे हैं, हु हायर देम ऑन लीज बेसिस। तो देखिए दोस्तों इस केस में जो है लेसर लेसी का, अब मैं आपको ट्रिक बताता हूं। जो भी सर्विस प्रोवाइड करेगा उसके साथ अर्र लगेगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो भी सर्विस प्रोवाइड करेगा उसके साथ अर्र लगेगा, और जो सर्विस लेगा उसके साथ डबल ई लगेगा। चीजें क्लियर है? अब मैं आपको एप्लीकेशन बताता हूं। आप इस केस को देखिए, लेसर और लेसी वाले को बताइए, लेसर और लेसी किससे रिलेटेड है? तो सेफ कस्टडी ऑफ आर्टिकल से रिलेटेड है, लॉकर से रिलेटेड है। समझ रहे हैं? एल से लॉकर, एल से लेसर, एल से लेसी, ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं आप। अब बताइए लेसर लेसी लॉकर से रिलेटेड है, ये तो चीज क्लियर है। अब दोस्तों दिमाग में ये प्रश्न उठता है कि लेसर बैंक होगा या लेसी बैंक होगा। अब मैं ट्रिक क्या बताया आपको कि जो एक्टिविटी, जो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, इस केस में बताइए लॉकर कौन दे रहा है? लॉकर कौन प्रोवाइड कर रहा है? आपको बैंक ही तो प्रोवाइड कर रही है, इसलिए जो सर्विस प्रोवाइड करेगा उसके साथ अर्र लगेगा, इसलिए बैंक के साथ लेसर होगा। चीजें क्लियर हो रही हैं आपको? चलिए अब जरा बात करते हैं हम लोग कस्टमर के बारे में। तो कस्टमर तो सर्विस ले रहा है ना, कौन सा सर्विस ले रहा है? तो वो लॉकर में रखने का फैसिलिटी ले रहा है, इसलिए कस्टमर जो है हमारा लेसी होगा। चलिए ऊपर वाला केस देखते हैं दोस्तों, बेलर और बेली वाला। अब बताइए बेलर और बेली में सर्विस में इस केस में बताइए कौन डिपॉजिट कर रहा है दोस्तों? इस केस में आप देख सकते हैं कि ये डिपॉजिट, देखिए जो आदमी दे रहा है, लॉकर कौन दिया? लॉकर बैंक ने दिया ना, इसीलिए अर्र लगा बैंक के साथ, ठीक है। इस केस में कौन दे रहा है? कस्टमर दे रहा है। क्या दे रहा है? कुछ वैल्यूएबल या सिक्योरिटीज दे रहा है बैंक के लिए, इसीलिए कस्टमर इस केस में क्या हो जाएगा दोस्तों? कस्टमर के साथ अर्र लग जाएगा, इसीलिए कस्टमर बेलर हो जाएगा और बैंक हो जाएगा बेली। आप ये दोनों तो क्लियर ही होगा केस। अब हम लोग इसका ये जो ट्रिक आपके साथ मैंने शेयर किया है उसको अप्लाई करते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल में। देखिए इंडेमनीफायर एंड इंडेमनीफाइड। तो देखिए आयर लगा है दोस्तों, ये इंडेमनिटी तो आपको पता होगा ना दोस्तों, ठीक है। तो इंडेमनिटी आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो इंडेमनिटी एक बेसिकली कागज होता है, जैसे कोई आपका एफडी गुम हो गया, इसके बारे में हम लोग डिटेल आगे पढ़ेंगे। यदि मान लीजिए कि एफडी गुम हो गया, एफडी आप लोगों का खो गया, तो आप लोग क्या करते हैं? बैंक क्या बोलती है कि आप एक इंडेमनिटी लेटर लाइए मुझे, है ना। तो इस केस में बताइए, तो यहाँ पे इंडेमनीफायर, आखिर वो लेटर दे कौन रहा है? वो लेटर किससे लिया जा रहा है? तो कस्टमर से लिया जा रहा है ना। तो जिसने एफडी को खोया है, इसीलिए कस्टमर हमारा इंडेमनीफायर होगा और बैंक होगा इंडेमनीफाइड, ठीक है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन आपके सामने, जब कोई एफडी लॉस्ट कर देता है कोई कस्टमर, तो कौन सा डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किया जाता है? तो अभी मैंने बताया इंडेमनिटी बॉन्ड एग्जीक्यूट किया जाता है, यानी ऑप्शन डी करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए अभी मैंने बताया कि इस इंडेमनिटी वाले केस में इंडेमनीफायर कौन है? कस्टमर इंडेमनीफायर है। तो अर्र किसके साथ लगता है? मैं फिर से बता रहा हूं, अर्र उसके साथ लगता है जो वो चीज प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो इस केस में इंडेमनिटी कौन प्रोवाइड कर रहा है? कस्टमर प्रोवाइड कर रहा है, किसे? बैंक को। उसमें ये लिखा रहता है कि यदि आगे जाके कुछ भी इसमें आगे जाके मान लीजिए कुछ भी फॉल्ट हुआ तो मैं जिम्मेवार हूं, कस्टमर जिम्मेवार है, बैंक जिम्मेवार नहीं होगा, इसलिए इस केस में कस्टमर हमारा इंडेमनीफायर है।
तो दोस्तों अभी तक जो भी चीज़ हम लोगों ने डिस्कस किया उसको मैं टेबलर फॉर्मेट में आपके लिए लाया हूं और इस टेबल को मैं याद करने का भी तरीका आपको समझा देता हूं। सबसे पहले डिपॉजिट इन बैंक, समझिए बात को। डिपॉजिट इन बैंक ये तो आपको क्लियर ही हो गया होगा कि जब आप पैसा जमा करते हैं बैंक में तो आप क्या होते हैं, आप क्रेडिटर होते हैं, यानी कस्टमर क्रेडिटर है और बैंक डेटर है। लोन फ्रॉम बैंक, जब आप लोन लेते हैं बैंक से तो बैंक आपको पैसा दे रही है, तो दोस्तों बैंक उस केस में क्रेडिटर होगी और आप पैसा ले रहे हैं तो आप उस केस में डेटर होंगे। अब तीसरा है हमारा सेफ कस्टडी। दोस्तों सेफ कस्टडी कौन प्रोवाइड करता है बताइए? सेफ कस्टडी, बस एक ध्यान रखिएगा, सेफ कस्टडी एक एक्सेप्शनल केस है जो कि होना चाहिए था मेरे लॉजिक के अनुसार, क्या कस्टमर होना चाहिए था बेली और बैंक होना चाहिए बेलर, इसे आप एक्सेप्शनल केस मान के याद रखिए। सेफ कस्टडी हमारा एक्सेप्शनल केस है जिसमें बैंक जो है वो है बेली और कस्टमर जो है वो है बेलर। लॉकर कौन प्रोवाइड करता है बताइए? लॉकर बैंक प्रोवाइड करती है ना, और मैंने क्या बताया, जो चीज सर्विस प्रोवाइड करता है उसके साथ अर्न लगता है, इसलिए लॉकर के केस में बैंक लेसर हो जाएगा और कस्टमर लेसी हो जाएगा। कलेक्शन ऑफ चेक, देखिए आप सब चीज में आप कंसेप्ट को लगा सकते हैं, ट्रिक को लगा सकते हैं। कलेक्शन ऑफ चेक में बताया था कि इस केस में बैंक एजेंट होती है और कस्टमर प्रिंसिपल होता है। परचेज ऑफ ड्राफ्ट, तो परचेज ऑफ ड्राफ्ट में बैंक होती है डेटर और कस्टमर होता है क्रेडिटर, क्योंकि कस्टमर के बिहाफ में बैंक क्या करती है, ड्राफ्ट को बनाती है, तो बैंक डेटर के रूप में काम करेगा और कस्टमर क्रेडिटर के रूप में काम करेगा। पेई ऑफ ड्राफ्ट, तो उस केस में बैंक ट्रस्टी के रूप में और कस्टमर बेनिफिशियरी के रूप में, ठीक है। प्लेज, अब देखिए प्लेज में होता है पॉनर और पॉनी। अब बताइए पॉनर कौन होगा? तो प्लेज समझते हैं ना, प्लेज होता क्या है बताइए? बेसिकली प्लेज, मॉर्टगेज, उसे हाइपोथिकेशन, ये सभी के सभी चीज़ बेसिकली सिक्योरिटीज होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि प्लेज के केस में एक होता है प्लेजी और एक होता है प्लेजर, ठीक है। तो प्लेजर कौन है, तो कस्टमर कौन प्रोवाइड, देखिए चीज़ जो प्लेज जो रखता है, जो गिरवी रखता है, गिरवी सिंपल सी भाषा में कहें तो गिरवी कौन रखता है, कस्टमर रखता है ना, इसलिए अभी मैंने क्या बताया, जो चीज़ जो रख रहा है उसके साथ अर्न लगेगा, इसलिए कस्टमर के साथ लगा है प्लेजर। हाँ, और कहाँ रख रहा है, तो बैंक में रख रहा है, इसलिए बैंक क्या है हमारा प्लेजी, और पॉनर और पॉनी उसकी अपोजिट है। मॉर्टगेज, तो बताइए मॉर्टगेज भी एक तरह का क्या है आपका, मॉर्टगेज भी तो एक तरह का गिरवी ही तो है जो कि आप बैंक में रखते हैं। एक इमूवेबल एसेट के साथ होता है, एक मूवेबल एसेट के साथ होता है, ये सब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे अपने LRAV में। अभी फिलहाल हम लोग अपना कंसेप्ट समझ रहे हैं। बताइए कौन मॉर्टगेजर होगा, कौन मॉर्टगेजी होगा? अभी मैंने क्या बताया, जो वो चीज़ प्रोवाइड करवा रहा है, तो क्या प्रोवाइड करा रहा है, यहाँ कस्टमर अपना कुछ गिरवी रख रहा है बैंक के साथ, तो दोस्तों तो कस्टमर रख रहा है ना, इसलिए कस्टमर के साथ अर्न लगेगा और बैंक के साथ ई लगेगा, और इसीलिए मॉर्टगेजर हो जाएगा कस्टमर हमारा और मॉर्टगेजी हो जाएगा बैंक हमारा। चीज़ें क्लियर हो रही हैं आपको। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, तो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन में बैंक एजेंट की तरह काम करेगी और कस्टमर हमारा प्रिंसिपल होगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हाइपोथिकेशन, फिर से वही बात, हाइपोथिकेशन एक तरह का गिरवी ही है, तो हमारा कस्टमर हाइपोथिकेटर होगा और बैंक हमारी हाइपोथिकेटी होगा, तो हाइपोथिकेटी होगी, ठीक है, क्लियर है। आर्टिकल लेट बाय मिस्टेक, तो कोई मान लीजिए मिस्टेक से गलती से आर्टिकल रह गया बैंक में, तो बैंक ट्रस्टी है और कस्टमर बेनिफिशियरी होगा, ठीक है। मनी को डिपॉजिट किया गया लेकिन कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया गया डिस्पोजल के लिए, तो बैंक ट्रस्टी है, कस्टमर बेनिफिशियरी होगा। तो दोस्तों इस चार्ट को आप लोग समझ चुके होंगे, चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। मैं फिर से आपको ट्रिक बता रहा हूं, और उसके साथ लगेगा जो वो चीज जो वो सर्विस दे रहा है, जैसे कभी कस्टमर सर्विस देता है, कभी बैंक सर्विस दे रही है, ठीक है। और ई के साथ लगेगा जो वो ले रहा है। दोस्तों चीजें क्लियर हैं। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है जब बैंक और RBI का क्या रिलेशनशिप है, जब बैंक जो है करेंसी चेस्ट को होल्ड कर रहा है, क्रेडिटर, डेटर, लेसर, लेसी, एजेंट, प्रिंसिपल, ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरी। तो दोस्तों इस केस में एजेंट और प्रिंसिपल का रिलेशनशिप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेफ कस्टडी ऑफ आर्टिकल। तो सेफ कस्टडी ऑफ आर्टिकल में बैंक और कस्टमर के बीच में कैसा रिलेशनशिप होता है? तो अभी हम लोगों ने देखा है बेलर और बेली वाला, ठीक है। तो कौन बेलर होता है, कौन बेली होता है, आप बताइए। तो दोस्तों कस्टमर बेलर होता है और बैंक हमारा क्या होती है, बेली होती है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। बैंक बेली है और कस्टमर बेलर है। क्यों ऐसा होगा बताइए? सेफ कस्टडी में आखिर बताइए, अभी मैंने क्या बताया आपको, सेफ कस्टडी ऑफ आर्टिकल दे कौन रहा है, आर्टिकल दे कौन रहा है, बैंक दे रही है क्या आर्टिकल? बिल्कुल नहीं। मैंने क्या बताया, जो चीज़ दे रहा है, जो चीज़ देता है उसके साथ अर्न लगता है, कस्टमर अपना आर्टिकल दे रहा है। ये जस्ट एक ट्रिक है याद रखने का, समझ रहे हैं बात को? इसलिए जिसके साथ कस्टमर के साथ क्या लगेगा, बेलर लगेगा। सो कस्टमर इज बेलर इन दिस केस। ओके सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बैंक कस्टमर रिलेशनशिप कम इन टू इंड। अब देखिए बैंक कस्टमर रिलेशनशिप कब खत्म हो जाएगा? तो पहला ऑप्शन है, मान लीजिए कि डिपोजिटर का डेथ हो गया, इंसॉल्वेंसी हो गया या लुनेसी हो गया। लुनेसी मतलब पागलपन होता है। कोई मान लीजिए क्रिमिनल ऑफेंस हो गया, अरेस्ट हो गया डिपोजिटर, या इम्प्रिजनमेंट हो गया। उस केस में माइग्रेशन हो गया फॉरेन कंट्री फॉर परमानेंट सेटलमेंट, और लास्ट है विड्रॉल ऑफ द इंटायर बैलेंस ऑफ द कस्टमर। तो दोस्तों पहला ऑप्शन में डेथ हो जाए, इंसॉल्वेंसी हो जाए, लुनेसी हो जाए, तो उस केस में बैंक कस्टमर रिलेशनशिप क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके ब्रांच के पास एक लीज्ड लॉकर है, तो उस केस में लॉकर होल्डर और बैंक केस में उस पर क्या रिलेशनशिप होगा? तो दोस्तों लॉकर केस में बताया था लेसर और लेसी होता है। कौन लेसर होता है बताइए? बैंक लेसर होता है और कस्टमर क्या होती है, लेसी होती है, ठीक है। तो लॉकर होल्डर लेसी होगा
ठीक है दोस्तों, तो बी हमारा करेक्ट आंसर है। तो एंड द बैंक लिसी एंड लॉकर होल्डर। ओके, तो आप देखिए एक और क्वेश्चन है, एक क्रेडिट वाउचर है ₹44,444 का, जो कि तरुण के लिए था फेवर, उसको रॉन्गली पोस्ट किया कर दिया गया वरुण बोसी पे बैंक के द्वारा। तो उस केस में वरुण बोसी के साथ क्या रिलेशनशिप है बैंक का? तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा क्रेडिटर एंड डेटर का, सिंपल सी बात है, क्रेडिटर डेटर का रिलेशनशिप होगा। मिस्टर नन्हे के पास बैंक अकाउंट है और 20 लाख उसमें पैसा जमा है। सब्सिक्वेंटली ही वाज अरेस्टेड ऑन चार्ज ऑफ फ्रॉड के चार्ज में वो अरेस्ट हो गए। पुलिस ने बैंक को इन्फॉर्म किया कि विड्रॉ नहीं करो उसके अकाउंट से। 2 दिन के बाद बैंक ने एक चेक रिसीव किया 15,000 का, जो कि नन्हे के क्रेडिटर के बारे में था, क्रेडिटर के फेवर में था। तो बैंक क्या करेगी? तो पुलिस ने इन्फॉर्म कर चुका है कि विड्रॉल नहीं चाहिए उसके अकाउंट से, तो ऑब्वियस सी बात है बैंक क्या करेगी? ऑन चेक को ऑनर करेगी, बैंक चेक को ऑनर करेगी दोस्तों। अकाउंट होल्डर एक्स ड्रॉज अ चेक ऑफ 5,000 फेवरिंग राजेश एक माइनर है 13 साल का, ठीक है, या बियरर। तो दोस्तों राजेश ने क्या किया? उस चेक को पीछे साइन करके प्रेजेंट किया। तो बैंक क्या करेगा उस केस में? तो सेक्शन 26 एनआई एक्ट 1981 कहता है कि माइनर को पेमेंट नहीं दिया सकता है। तो ऑप्शन ई करेक्ट है, ठीक है, सॉरी, हमारा करेक्ट आंसर है राजेश को पे करो, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है दोस्तों, देयर इज नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, आइदर वो माइनर हो या मेजर हो, दैट डजंट मैटर, यू हैव टू पे इट। ओके, सो पे टू राजेश विदाउट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बैंक। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो हम लोगों ने देख ही लिया। अब नो योर कस्टमर, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो नो योर कस्टमर। तो देखिए दोस्तों हम लोग चीज़ों को क्लियर करते चल रहे हैं, अब हम लोग नो योर कस्टमर को देखते हैं। तो कस्टमर को कैसे डिफाइन किया गया है वो देखिए, एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा एंटिटी जो कि अकाउंट को मेंटेन करता है और बैंक के साथ बिजनेस रिलेशनशिप होता है, जिसके बिहाफ में अकाउंट को मेंटेन किया जाए, और ट्रांजेक्शन का जो बेनिफिशियरी होगा, ठीक है, उसे हम लोग कस्टमर कहते हैं। आपके सामने क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ डेफिनेशन ऑफ ए कस्टमर ऑफ ए बैंक? अ पर्सन रेगुलरली विजिटिंग द बैंक, अ पर्सन रेगुलरली गेटिंग बैंक ड्राफ्ट इशूड, अ पर्सन रेगुलरली नॉट लिखा हुआ है दोस्तों, डज मीट, ठीक है, अ पर्सन रेगुलरली गेटिंग द बैंक ड्राफ्ट इन कैश, अ पर्सन मेंटेनिंग अ लोन अकाउंट, अ पर्सन फंक्शनिंग एज एजेंट फॉर द पर्सन मेंटेनिंग अ डॉक्टर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है पर्सन मेंटेनिंग अ लोन अकाउंट। अब देखिए कस्टमर और इनमें से कौन सा रिलेशनशिप कस्टमर और बैंक के बीच में सही है? सेफ डिपॉजिट ऑफ आर्टिकल, बेरर एंड बेली। तो दोस्तों सेफ डिपॉजिट ऑफ आर्टिकल में क्या था बताइए? बेलर एंड बेली था। कलेक्शन ऑफ चेक में एजेंट प्रिंसिपल था। डिपॉजिट में डेटर क्रेडिटर था। मॉर्गेज में मॉर्गेजी था। तो दोस्तों कौन सा मैच कर रहा है? तो ऑप्शन ही मैच कर रहा है, ठीक है। चलिए डिफरेंट डिपॉजिट प्रोडक्ट और सर्विसेज, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। अब देखिए दोस्तों, जब मान लीजिए कि जब बैंकर एक ओवरड्राफ्ट देता है किसी करंट अकाउंट में, आप लोग करते होंगे अपने किसी करंट अकाउंट को ओवरड्राफ्ट प्रोवाइड करते होंगे, तो उस केस में बैंकर और कस्टमर में क्या रिलेशनशिप होगा बताइए? तो बैंक उस केस में क्रेडिटर होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, क्रेडिटर एंड डेटर। अब दोस्तों जरा सेविंग एंड डिपॉजिट के बारे में बात करते हैं। सेविंग डिपॉजिट क्यों लाया गया? ताकि ये एक हैबिट हो सेविंग करने का। ये इंडिविजुअल या ट्रस्ट ओपन कर सकती है, ट्रस्ट भी ओपन करती है दोस्तों। और इस केस में इंटरेस्ट जो है वो उस रेट पे किया जाएगा जो कि आरबीआई डिसाइड करेगी। अभी के समय में, अभी तो आप जान ही रहे होंगे कम है ये, ठीक है। तो दोस्तों और याद रखिएगा कि मिनिमम बैलेंस जो है वो बिटवीन 10th एंड द लास्ट डे ऑफ द मंथ, ठीक है, ऑन द मिनिमम बैलेंस। तो देखिए दोस्तों मिनिमम बैलेंस कब से कब तक का लिया जाता है? 10वां दिन और महीने का अंतिम दिन, उसके बीच में जो मिनिमम बैलेंस रहा उसका 3.5% होता है। समझ में आ रहा है कैसे इंटरेस्ट रेट मिलता है आपको? समझ रहे हैं? तो जो भी मिनिमम बैलेंस रहा आपके खाते में 10 तारीख से 30 तारीख तक के बीच में, उसका 3.5% आपको सेविंग पे इंटरेस्ट मिलता है। क्वेश्चन है इन सेविंग अकाउंट डिपॉजिट, देखिए ये सब चीजें बुक में दी गई हैं, तो हम लोग को अंदर जाके पढ़ना है। इस पार्टिकुलर पीडीएफ का ये फायदा है कि आपको जो चीज काम का चीज है वो मैं आपके सामने एमसीक्यूज के फॉर्म में, कंसेप्ट के फॉर्म में ला रहा हूँ। क्वेश्चन है इन सेविंग अकाउंट डिपॉजिट इंटरेस्ट इज पेड ऑन डैश बैलेंस इन द अकाउंट बिटवीन 10 टू लास्ट डे। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा मिनिमम, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को जेआईबी 2021 के क्रैश कोर्स के बारे में बता दूं। तो बेसिकली 2 प्लान है, प्लान ए प्लान बी। आप लोगों को इन दोनों प्लान में थ्योरी का जो भी थ्योरीज है उनका प्लस एमसीक्यूज मिल जाएंगे और प्लस क्विज मिल जाएंगे, जो कि आप लोगों को अपने आपके ईमेल पे प्रोवाइड किया जाएगा। और फ्रेंड्स 2 प्लान है, अकॉर्डिंग आपको जो भी सुटेबल लगे उसका आप चूज कर सकते हैं। और यदि इंटरेस्टेड है तो नीचे व्हाट्सएप नंबर है जिससे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं दोस्तों। जहाँ तक बात है करंट डिपॉजिट की, तो करंट डिपॉजिट क्यों ओपन किया जाता है? ताकि जो ट्रांजैक्शन है बिजनेस ट्रांजैक्शन है, ट्रेड का, और दोस्तों उसमें कोई इंटरेस्ट तो मिलता नहीं है पता ही है, लेकिन उसके कंट्री में क्या करती है बैंक चार्जेस लेवी करती है कि अकाउंट को मेंटेन करने के लिए पर पेज फी। आप लोगों को लेजर के बारे में पता होगा, लेजर फोलियो चार्जेस जो कि बैंक काटती है, मिनिमम बैलेंस फी, डेबिट चार्जेस, पर चेक लीफ डेबिट चार्जेस, ये सब चार्ज करता है करंट अकाउंट से। तो क्वेश्चन है करंट अकाउंट डिपॉजिट आर नॉट इंटाइटल्ड टू, तो दोस्तों इंटरेस्ट करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। सर्विस टू कस्टमर एंड इन्वेस्टर, तो मर्चेंट बैंकिंग डेफिनेशन, मर्चेंट बैंकिंग क्या होता है? बैंकर कौन होते हैं? फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी होते हैं, वो इंटरमीडिएटरी की तरह काम करते हैं। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल फ्रॉम दोज हु ओन इट। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि कैपिटल का ट्रांसफर हो रहा है, किससे हो रहा है? तो इन्वेस्टर से हो रहा है। किससे हो रहा है? तो कॉर्पोरेट को हो रहा है।
तो ऑन खरीद कौन रहा है, किसके पास है वो कैपिटल, वो है कैपिटल इन्वेस्टर के पास या बॉन्ड सब्सक्राइबर के पास। और दोस्तों किसके वो दिया जा रहा है, तो कॉर्पोरेट को दिया जा रहा है। सिंपल सी बात है दोस्तों, एक तरह का इंटरमीडिएटरी का काम कर रहा है और कैपिटल का ट्रांसफर हो रहा है इसके बीच में। एक तरफ समझिए इन्वेस्टर है, एक तरफ हमारे कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट है, तो उसके बीच में फंड ट्रांसफर का काम मर्चेंट बैंकर का काम है। क्वेश्चन आपके सामने, मर्चेंट बैंकर आर फाइनेंशियल ब्रोकर, क्रेडिट अप्रेजर, ऑल द अबव। तो दोस्तों करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी तो है ही नहीं इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उस क्वेश्चन को आप ओमिट कर दीजिए। मर्चेंट वेक्टर एक्टिविटीज रिलेट टू इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड फाइनेंस, ठीक है दोस्तों। उसके बाद गलती से यहाँ पे एक है नॉन फंड बिजनेस। तो दोस्तों मर्चेंट बैंकर एक्टिविटीज जो है वो इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड फाइनेंस से रिलेटेड है। और ट्रेजरी ट्रांजेक्शन विद कस्टमर इज नोन एज, यदि किसी कस्टमर के साथ ट्रेजरी ट्रांजेक्शन हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे हम लोग मर्चेंट बैंकिंग बिजनेस कहेंगे। तो मर्चेंट बैंक के बारे में मैंने बताया कि एक ऐसा बैंक होता है जो कि कमर्शियल लोन से डील करता है और इन्वेस्टमेंट से डील करता है। तो आज के दिनों में ये एक इसका नैरो मीनिंग हो चुका है, ठीक है, क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि इस केस में कैपिटल को शेयर हो रहा है लोन की जगह। लीज फाइनेंसिंग का मतलब क्या होता है, लीजिंग आउट द कैपिटल परचेज ऑफ एसेट टू अनदर कंपनी अगेंस्ट मंथली रेंट फॉर एसेट कंजम्पशन और यूज। देखिए कोई भी एसेट कंज्यूम हो रहा है या कोई भी एसेट यूज हो रहा है, उसका अपना मंथली रेंट है, उसके अगेंस्ट यदि आप लीज कर रहे हैं, किसे लीज कर रहे हैं, तो कैपिटल परचेज ऑफ एसेट को लीज कर रहे हैं, तो इस मैकेनिज्म को हम लोग लीज फाइनेंसिंग कहते हैं। तो इस केस में फाइनेंस जो है वो इंस्टीट्यूशन अरेंज करती है, ठीक है, विच डज नॉट एंजॉय द यूज ऑफ एसेट कॉल्ड लेजर। देखिए यहाँ भी लेसर और लेसी का कंसेप्ट है। तो क्वेश्चन है इन लीज फाइनेंसिंग द फाइनेंस इज अरेंज बाय द इंस्टीट्यूशन विच नॉट एंजॉय द यूज ऑफ एसेट कॉल्ड। तो अभी हम लोग ने देखा इसे क्या कहते हैं, हम लोग लेसर कहते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। एज पर लीज फाइनेंसिंग इज ऑनरशिप ऑफ द एसेट विद द लेसी। क्या लीज फाइनेंसिंग में एसेट का ऑनरशिप लेसी के पास रहता है, तो दोस्तों गलत है। ये किसके पास रहता है, लेसर के पास रहता है। अभी हम लोग देख रहे हैं कि जो ये लीज फाइनेंसिंग है उसमें एसेट का जो ऑनरशिप होता है वो लेसर के पास होता है। चलिए अब दोस्तों एडवांटेज क्या क्या है लेसी को, ठीक है, तो यूज ऑफ एसेट विदाउट इनकरिंग द कैपिटल कॉस्ट, द सेविंग ऑन कॉस्ट बेनिफिट ऑफ कैपिटल यूज। ऑब्वियस सी बात है, आप एसेट को यूज कर रहे हैं बिना कैपिटल कॉस्ट को इनकर किए हुए, तो आपका कॉस्ट बेनिफिट्स पे सेविंग मिल रहा है दोस्तों। एज लीज रेंटल आर परमिटेड एट परमिटेड बिजनेस रेवेन्यू एक्सपेंसेस, दे लीड टू डिप्रेशन इन प्रॉफिट, अल्टीमेटली लिस्ट टैक्सेशन ऑन प्रॉफिट। तो ये सब कुछ एडवांटेज आपसे रिलेटेड क्वेश्चन है। अब दोस्तों डिसएडवांटेज भी है। हम लोग जरा प्लास्टिक मनी के बारे में बात करते हैं। देखिए दोस्तों, जो हमारा क्रेडिट कार्ड बिजनेस होता है उसमें बहुत सारे पार्टीज होते हैं। कौन कौन पार्टीज होते हैं, पहला है कार्ड होल्डर। इस पे पता है आप लोगों को सीआईबी में केस स्टडी पूछा जाता है क्रेडिट कार्ड पे, इसलिए ध्यान से सुनिएगा एक एक टर्म को। कार्ड होल्डर कौन होते हैं, जिसके नाम पे कार्ड बना है, इशू किया गया, वो कार्ड होल्डर है। कार्ड इशूइंग बैंक कौन है, तो जो बैंक आइडेंटिफाई करती है कस्टमर को और कार्ड को जो बैंक इशू करती है उसे हम लोग कहते हैं कार्ड इशूइंग बैंक। ये जो बैंक है वो बिल रेज करेगी एज पर एग्रीड बिलिंग शेड्यूल। मर्चेंट कौन होता है, द पर्सन हु हैज एक्सेप्टेड पेमेंट थ्रू द क्रेडिट कार्ड। जिस पर्सन ने क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट को एक्सेप्ट किया है वो होती है हमारी मर्चेंट। मर्चेंट बैंक कौन होती है, वंस द कार्ड इज स्वाइप्ड। आप मान लीजिए किसी शॉप में गए, आपने कार्ड को स्वाइप कर लिया, तो मर्चेंट जो है अपने बैंक से पैसा क्रेडिट करती है। हाँ, तो द बैंक विच रियम्बर्सेस द जो बैंक मर्चेंट को रियम्बर्स करता है उसे कहते हैं मर्चेंट बैंक। समझिए, आपका अपना बैंक है और एक मर्चेंट का बैंक है, दोनों अलग अलग होगा। तो आपका बैंक का नाम है कार्ड इशूइंग बैंक और मर्चेंट का बैंक का नाम है मर्चेंट बैंक या एक्वायरिंग बैंक। और लास्ट हमारा कलेक्टिंग बैंक। कलेक्टिंग बैंक क्या होगा कि मर्चेंट बैंक विल क्लेम द पेमेंट। अब मर्चेंट बैंक पैसा किससे लेगा, तो कार्ड इशूइंग बैंक से तो पैसा लेगा, तो इसे हम लोग कलेक्टिंग बैंक कहते हैं। तो वीजा और मास्टर कार्ड कंपनी जो है क्रेडिट कार्ड बिजनेस कॉर्पोरेशन को रन करती है। क्वेश्चन आपके सामने, द बैंक विच पेज द मर्चेंट फॉर द ट्रांजेक्शन इज नोन एज। तो जो बैंक मर्चेंट को ट्रांजेक्शन के लिए पे करती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं बताइए, उसे हम लोग कहते हैं एक्वायरिंग बैंक। अभी हम लोग ने देखा है एक्वायरिंग बैंक यानी कि या मर्चेंट बैंक भी कहा जाता है, तो वो मर्चेंट को पेमेंट देती है। अब देखिए आपके सामने एक केस स्टडी है कि हुआ ऐसा कि बिजनेस आवर 1:30 बजे खत्म हो गया और अकाउंट होल्डर जो है पेमेंट के लिए गया, ठीक है। द अकाउंट होल्डर हिमसेल्फ अवेल पेमेंट एट 4:15 PM, ठीक है। तो देखिए दोस्तों 4:15 में पेमेंट लिया। इनकम टैक्स अटैचमेंट इज ऑर्डर रिसीव बाय बैंक। बैंक क्या की, बैंक को क्या मिला, एक इनकम टैक्स का अटैचमेंट मिला। व्हाट विल बी द लायबिलिटी ऑफ पेइंग बैंक, तो पेइंग बैंक का क्या लायबिलिटी होगा, तो पेमेंट जो है वो ड्यू कोर्स में नहीं कहलाएगा। क्यों, क्योंकि वो रीजनेबल टाइम के बाद पे किया गया है, मतलब 1.5 घंटा बाद में। समझ रहे हैं बात को, तो इसी कारण जो है ये आपका ड्यू कोर्स में नहीं होगा और बैंक फुल्ली लायबल होगा। तो ये ड्यू कोर्स का एग्जांपल नहीं है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लेसन, इसमें हम लोगों ने यूनिट 12 को अच्छे तरीके से डिस्कस किया। यदि चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।